let's ask our friend from the Sharad Chandra Pawar NCP, appearing on the show, I think after a long time, at least I'm meeting him after a long time, possibly because I wasn't here, Mr. Manishankar Chauhan. Manishankar Chauhan साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार राजीव जी, नमस्कार. अरे कितने खुश नजर आ रहे हैं सर, बहुत खुश नजर आ रहे हैं. क्या बात है सर, क्या बात है. इसका मतलब सुप्रिया दाई जीत रही हैं 100% सर, 100%. असल में with the same margin or a bigger margin? Bigger margin, more than 1.5 lakh. सर मैं कहता हूँ अगर जीत भी गई बिगर मार्जिन से 1.5 लाख वोटों से जीत गई, फिर तो अजीत दादा पवार को रिटायर होना पड़ेगा पॉलिटिक्स से. ये उनका अपना फैसला रहेगा सर, रिटायर होना है या पॉलिटिक्स में बने रहना. क्योंकि ये तो अस्मिता का सवाल हो गया ना. मतलब वहाँ तो अगर वो हार गए, सुनेत्रा पवार जी की अगर हार हो गई तो मतलब अजीत दादा पवार की हार हो गई. सीधी बात, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है. लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है सर, बताएं ना. ग्राउंड रिपोर्ट में सर अभी तक तो यही पता चल रहा है कि हमारी सुप्रिया ताई सुळे जी 1.5 लाख से ऊपर वोटों से जीत रही है. अब आप लोग सब चैनल इधर आप कवर करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको भी शायद इसका अंदेशा होगा. आपके पास भी सर समाचार तो आते ही है. लेकिन सुप्रिया ताई ने तो कल जो है वो वीडियो वगैरह भेजा है कि वहाँ के कोई लोकल एमएलए हैं, वो सुप्रिया ताई के जो वर्कर्स हैं उनको मारपीट रहे हैं. दत्तात्रेय भरणे, उन्होंने बहुत सारे शरद पवार एनसीपी के लोगों को पीटा और 2 जगह, नॉट ओनली बारामती बट इंदापुर में भी दादागिरी हो गए, मैनहैंडलिंग हो गए आपके वर्कर्स का. और रोहित पवार जी ने आरोप लगाया कि जो 2 बैंक्स अजित पवार जी कंट्रोल कर रहे थे उसके गलत पासबुक देकर लोगों को वोट करने के लिए फेक वोटिंग, जो मतलब बोगस वोटिंग, वो ये सीरियस आरोप है. तीनों जो सीरियस आरोप है इलेक्शन कमीशन में फाइल किया. क्या जैसे बजाज साहब बोल रहे, आर यू गोइंग टू गेट जस्टिस? यू होप जस्टिस विल प्रिवेल? सर इसी हेलो जी बोलिए सर, प्लीज बोलिए सर. इसी से उनकी बौखलाहट साफ जाहिर होती है. ये लोकतंत्र है, यहाँ पर दबाव तंत्र नहीं चलता है. आप पब्लिक को सोचते हो कि मैं मारूंगा पीटूंगा तो वो मेरे को वोट करेंगे, तो ये आज ये लोकतंत्र है, इसमें पब्लिक ऐसा नहीं करती. आप जितना पब्लिक को दबाने की कोशिश करोगे वो उतना आपके विपरीत जाएगी. पब्लिक क्या होती है, जो जनता होती है वो एक रेत की तरह होती है, जिसको आप मुट्ठी में जितनी जोर से पकड़ोगे वो उतनी तेजी से आपकी मुट्ठी से स्लिप होती है. ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है. ये साफ बौखलाहट नहीं तो और क्या है जी. लेकिन एक चीज तो बताएं सर, बिल्कुल एक चीज तो बताएं सर, कि कल ये भी सुनने में आया कि शरद पवार साहब की जरा तबीयत बहुत खराब हो गई. डॉक्टर ने उनको बोला कि भैया आपको रेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, अपने गले के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, इतना ज़्यादा बोलिए नहीं. अभी तबीयत कैसी है सर? इज ही बेटर नाउ? यस सर, तबीयत अच्छी है. पवार साहब एक वो योद्धा है जिससे हमें हमेशा सीखना चाहिए. वो इतने बीमार रहने के बाद में भी लड़ रहे हैं. एक जो लोकतंत्र को तोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं, गलत विचारधाराओं के लोगों से लड़ने का एक हौसला रखते हुए लड़ रहे हैं. तो ये योद्धा की तरह पवार साहब जो लड़ते हैं, इससे हम आने वाली पीढ़ी को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जब कोई आप पे जुल्म अत्याचार करता है तो उसका डटकर हमें सामना करना चाहिए. फिर उसमें हमारी क्या सेहत होती है, क्या तबीयत होती है, उसका ध्यान न देते हुए भी हमें लड़ना चाहिए. अगर युद्ध में अगर हथियार ही नहीं उठाएंगे और कह देंगे हम कि मैं बीमार हूं, तो ये नहीं चलेगा. आज हमें युद्ध लड़ना है तो हमें हथियार तो उठानी ही पड़ेगी. हार जीत तो वो बात, और रणभूमि में आना ही पड़ेगा सर. उसी तरह से हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार जी रणभूमि में आ चुके हैं. आपने देखा होगा कि आज 84 साल के होने के बावजूद भी आज 24 साल के युवा की ऊर्जा उनके अंदर है. स्टेज की सभाएं ले रहे हैं, वो देश हित के लिए ले रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए ले रहे हैं और किसानों के हित के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए इतनी सभाएं ले रहे हैं और उन्हें जागृत करने का काम कर रहे हैं. मणिशंकर जी, बहुत शरद पवार साहब हैज द एबिलिटी टू सरप्राइज पीपल. एकदम सरप्राइज कर देते लोगों को. आज के उनके बयान सब लोग सरप्राइज हो गए. बोले कि छोटे छोटे पार्टी जो कांग्रेस से निकल के आए थे वो वापस ज्वाइन करेंगे कांग्रेस. नाउ वापस ज्वाइन करेंगे कांग्रेस. पवार साहब तो अपने प्रिंसिपल पे हमेशा कायम था, कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया.
बोले कि हम नेहरूवियन आइडियली गांधी आइडियल्स में फॉलो करते हैं और वो नेहरूवियन आइडियोलॉजी है वो हमेशा कायम, जिंदगी भर कायम रखा है, वो सब ठीक है। तो शरद पवार साहब सरप्राइज किए, बोले कि ऑल स्मॉलर पार्टीज विल जॉइन द कांग्रेस बैक। तो क्या ममता बनर्जी, शरद पवार जी, केसीआर, वाईएसआर, ये सब कांग्रेस से फूटे हुए लोग हैं, रीजनल लीडर्स अपने आप में, तो क्या सब लोग ज्वाइन होने? एक पवार साहब जब भी कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं और फ्यूचरिस्टिक व्यू लेके बोलते हैं, वो बयान ऐसे ऐसे जल्दबाजी में कुछ बोलते नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकाले? सर, हमारे आदरणीय शरद पवार साहब जो है बहुत ही सुलझे और समझदार व्यक्तित्व वाले एक राजनेता है। वो अभी साफ साफ देख रहे हैं कि मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, भाजपा के लोग हो, इनके अंदर में एक बौखलाहट सी चल रही है और इनको खुश करने के लिए कभी कभी पवार साहब एक गुगली डाल देते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि पवार साहब ने ये कह दिया तो अभी जो रीजनल पार्टी है वो सचमुच तो कांग्रेस में विलीन हो जाएगी। तो ये उन्हें थोड़ा समझना पाया चाहिए। जो रीजनल पार्टियां होती है, ये शरद पवार साहब ने खुद ने एक अपनी रीजनल पार्टी बनाई है और बड़े दमखम के साथ में बनाई है और आप देख रहे हो कि कितने सुचारू रूप से उसका संचालन कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब। तो ये उनकी भी सोच है कि जब अगर देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो उसमें रीजनल पार्टियों का भी सहभाग होना बहुत जरूरी है। ये मैं समझता हूं कि आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने जो कहा कि ये सब कांग्रेस में विलीन हो जाएंगे, तो ये थोड़े देर के लिए खुश करने वाली गुगली आदरणीय पवार साहब की तरफ से फेंकी गई है। जी, लेकिन मणिशंकर चौहान साहब, अभी बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, आई थिंक इट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ विच वे द विंड विल ब्लो, कि असल में हवा किस तरफ की है। अगर मान लीजिए जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है, असल में अगर सच होता है तो महाराष्ट्र में तो इसका मतलब एनडीए की स्थिति बहुत खराब है। इसका मतलब अगर बारामती में सुप्रिया ताई असल में जीत जाती हैं फिर तो आप बताएं सर, प्लीज, कुछ बोल रहे थे। सर, मैं यही कह रहा था, आपसे मैंने लास्ट डिबेट में भी कहा था कि महाराष्ट्र में भाजपा की परिस्थिति इतनी खराब है कि 2 अंकों के डिजिट में भी पहुंचना आज मुश्किल है। आप देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, शहरी क्षेत्र में चले जाइए, वहां लोगों के बीच में भाजपा के प्रति एक नाराजगी है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये भाजपा को भगाओ और देश को बचाओ। तो ये जो चल रहा है एक लोगों के बीच में, ये सिर्फ एक वर्ग के बीच में नहीं है, युवा भी नाराज है, किसान भी नाराज है, महिलाएं भी नाराज है और यहाँ तक कि आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो भी नाराज है सर। और लेबर वर्ग भी बहुत नाराज है क्योंकि उनके रोजगार छीन लिए जा रहे हैं, किसानों पे अत्याचार किया जा रहा है, इलेक्शन पास आते आते भी खाद की कीमतें बढ़ा दी जा रही है। तो इस तरह से जो बीजेपी का एजेंडा है, इससे आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो जब हम सर, वो तो कहने का मतलब ये हुआ, आप व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, आपसे जो मुझे मिल रहा है, मतलब जो आप बोल रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का अभी पिछले 2 चरण में जो पूरी कैंपेन थी हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू महिलाओं के, विवाहित महिलाओं के मंगल सूत्र छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी उठा के घुसपैठियों को दे दी जाएगी, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे दी जाएगी। मतलब संकेत तो एक ही तरफ है ना। और उसके अलावा ना जाने क्या क्या ये भी कहा गया कि देखिए कर्नाटक तो ट्रेलर है, ये 4 के 5% जो आरक्षण है ओबीसी आरक्षण में से निकाला गया और मुसलमानों को दे दिया गया, हम जैसी आएंगे इसको ख़त्म करेंगे। भाई आपकी सरकार थी, आपने क्यों ख़त्म नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन आपके मुताबिक ये सब काम नहीं करेगा। आपके मुताबिक बढ़ती हुई कीमतें, बेरोजगारी, धंधे जो बंद हो रहे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें जो थी, इनफैक्ट इवन इन मुंबई जैसे जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहाँ पे किराने की दुकानें होती थी छोटी छोटी, मतलब कॉर्नर शॉप्स, देयर ऑल गॉन, सब चले गए सर, बंद हो गए, सब खत्म। तो आपको लगता है कि उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा लोगों पे? जी सर, ये देश की जनता बहुत समझदार है और बहुत सुलझी हुई है और आज का युवा और भी ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ है। ये जो बात मोदी जी कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन कर ये एक वर्ग को बांट दिया जाएगा, मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा, जिनके बच्चे ज्यादा होंगे उसमें आपकी प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी, तो ये युवा इस देश का समझता है
कि ये कांग्रेस ने लगभग लगभग 55 साल इस देश पे राज किया है, इस देश में सरकार चलाई है। उस 55 साल में कितने लोगों के मंगलसूत्र छीनकर कांग्रेस ने मुस्लिम लोगों को दिया है, वो भी तो जरा मोदी जी बताए। हाँ, मंगलसूत्र छीनने का काम सर किसी ने अगर किया होगा तो यही भाजपा की सरकार ने किया, ये पाप उन्होंने किया है। आपको याद होगा कि जब कोविड में जब लोग जूझ रहे थे, जिनको खाने के लाले पड़े हुए थे, जो बेचारे किसी भी तरह से सोचते थे हमें दवा मिल जाए, उपचार मिल जाए, हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने उन माता बहनों को भी अपने मंगलसूत्र बेचते हुए देखा है सर। तो ये पाप करने का काम जो किया है वो भाजपा ने किया है। ये कांग्रेस छीनने वाला काम नहीं कर सर, हमेशा कांग्रेस की नीति जो रही है वो बांटने वाली नीति रही है। और जो ये बात करते हैं वो कांग्रेस कोई भेदभाव करके किसी को नहीं बांटती है, सभी को एक समान एक रूप में देखते हुए सभी को उस योजना का फायदा कांग्रेस पहुंचाने का काम करती है। प्रदीप जी, तो आगे जाके जैसे अभी थर्ड फेज के इलेक्शंस के बाद अमित शाह बहुत कॉन्फिडेंट है। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारा आंकड़ा 190 पार है तीन फेजेस में 190 पार है। और मोदी जी के क्या स्ट्रेटजी चेंज हो गए, बिकॉज मोदी जी ने कल ही इंटरव्यू दिया कि मैं कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, ना इस्लाम के खिलाफ था, आई वॉज नेवर अगेंस्ट देम। हमने जब ट्रिपल तलाक को अबॉलिश किया, हमारे मुस्लिम बहनें सबसे ज्यादा खुश थे कि ये प्राइम मिनिस्टर बहुत सिंसियर व्यक्ति है, हमारे नीचे थिंकिंग अबाउट अस इन अ बिग वे। आयुष्मान कार्ड मिलने पर मुस्लिम बहनें, मोदी जी का कहना है, खुश हुए। कोविड वैक्सीन वो उसमें तो एक एक चीज गिनाए, आवास योजना, कभी भेदभाव हुआ नहीं। और जब पूजा किया राम मंदिर में 140 प्लस करोड़ लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए उन्होंने प्रार्थना, पूजा, भगवान से दुआ मांगे। तो क्या थर्ड फेज के बाद इनका स्ट्रेटेजी चेंज हो गया? मणिशंकर जी, कौन सा? सर साफ दिखाई देता है, अगर उन्होंने 142 करोड़ देश की जनता के लिए अगर प्रभु श्री राम जी के चरणों में अगर विनती की है, तो उसमें तो आप 142 करोड़ में सर मुस्लिम लोग भी है। तो मैं तो चाहता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे देश की जो एक माला है उसके मोती है, और इन सब मोतियों से ही हमारे देश की खूबसूरती है। अगर इस माला में से एक मोती को भी अगर आप बाहर निकाल देते हो ना, तो उस माला की खूबसूरती समाप्त हो जाती है। और अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं कभी मुस्लिम के खिलाफ में नहीं था, मैं कभी इस्लाम के खिलाफ में नहीं था, तो फिर ये मंगलसूत्र छीनने वाली बात कहां से आ जाती है? वो हमेशा हिंदू मुस्लिम को क्यों उकसाते हैं, क्यों हमेशा एक संदेश हिंदू लोगों को देना चाहता है कि हिंदू खतरे में है, ये क्यों बताते हैं? सब तो बात यह है सर, ना कभी हिंदू खतरे में था, ना हिंदुत्व खतरे में था, ना मुस्लिम खतरे में है, ना क्रिश्चियन खतरे में, ना सिख ईसाई खतरे में सिर्फ सर मोदी जी की कुर्सी है, इसलिए इमोशनल डायलॉग वो करते हैं। मणिशंकर चौहान साहब, आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। जब भी बीजेपी की सरकार आती है, हिंदू हमेशा खतरे में आ जाता है। बिल्कुल सर, वो हमेशा एजेंडा चलाते हैं, हिंदू खतरे में। किससे खतरे में है ये देश में सर? आपसे खतरे में। अरे हम लोगों ने सर 55 साल देश पे राज किया है, तब किधर खतरे में चला गया हमारा हिंदुत्व? लेकिन ये बताओ ना, ये मिस्ट्री क्या है कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है तब ये नारा लगता है। अरे कितने करोड़ हैं हम लोग? 85 करोड़ हैं शायद, 85 करोड़, 90 करोड़, मुझे मालूम नहीं है। आई थिंक वी आर नाउ वी हैव क्रॉस्ड 150 करोड़। वी आर नाउ द मोस्ट पॉपुलस country in the world. We have a population. The number of people in India is the largest in the world. We have crossed China. Now my point is, we are around 90 crore Hindus. 90 करोड़ तो हैं, 100 करोड़ अगर नहीं हुए तो हो सकता है 100 भी हो गए हों, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये 100 करोड़ लोग खतरे में कैसे हो सकते हैं, तो समझाया जाए मुझे। सर मेरा तो एक ही कहना है, मोदी जी को अगर इतना ज्यादा हिंदुत्व से प्रेम है, अगर जी सच में अगर इतना प्रेम है, तो एक बार नहीं 2 बार फुल मैंडेट के साथ में इस देश की जनता ने उन्हें सत्ता पे बैठा लाया जी। तो उस समय उन्होंने ये हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया? अगर इतना उन्होंने धमक है, इतना प्रेम है हिंदुत्व के प्रति, तो सर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था ना। जैसा पाकिस्तान इस्लाम राष्ट्र घोषित है, वहां मेजोरिटी मुस्लिमों की है, तो यहाँ मेजोरिटी हिंदू की है, फिर ये क्यों नहीं कर पाते मोदी जी? ये कुछ नहीं है सर, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, देश के युवाओं को भटकाने का काम करते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाते रहो और सरकार अपनी चलाते रहो। वो कभी महंगाई के बारे में नहीं बोलते, वो कभी रोजगार के बारे में नहीं कहते,
वो कभी महिला सुरक्षा के बारे में बात नहीं करते, किसानों के बारे में बात नहीं करते। अगर उनसे ये सब सवाल पूछे जाते हैं तो एक ही नारा देते हैं, भारत माता की जय, जय सिया राम। ये सब नारे सर होते हैं, ये इमोशनल अटैचमेंट वाले नारे है। और हमारी देश की जनता बहुत इमोशनल है, जो बिलीव करती है प्रभु श्री राम जी पर, भारत माता पर बिलीव करती है। तो मोदी जी जो इमोशनल मुद्दे सामने रखते हैं, उसकी आड़ में ये जो मैंने मुद्दे गिनाए हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला का शोषण हो, लेकिन एक चीज है सर, किसानों के मुद्दे हो, लेकिन एक चीज है सर, इनको छुपाने का काम मोदी जी का। लेकिन एक छोटी सी बात आपके सामने में रखता हूं। अभी क्या हुआ है पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, जी न्यूज, आज ही मैंने भी कवर, सुभाष चंद्रा जी का जी न्यूज है ना, प्रदीप भंडारी ने वहां से रिजाइन कर दिया है। प्रदीप भंडारी जी का ये कहना है कि अब मुझे कहा गया है कि आपको सिर्फ एंटी मोदी, एंटी अमित शाह प्रोपेगेंडा चलाना है या एजेंडा चलाना है, और मोदी साहब और अमित शाह साहब की जो रैलीज हैं उनको लाइव दिखाना जरा कम कीजिए, और ऑपोजिशन की रैलीज भी दिखाइए, बैलेंस करके चलिए, ये कहा गया है। तो ये क्या हो रहा है सर, क्या हवा बदल रही, असल में हवा बदल रही है क्या, मतलब ये क्या 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 मतलब हुआ है इसका? जब सर हवा बदलती है तो आप तो सर वरिष्ठ पत्रकार है, आपको समझ में आ जाता है कि वरिष्ठ पत्रकारों को और न्यूज चैनल को ये बहुत पहले इसका अंदाजा हो जाता है कि हवा का रुख किस तरफ है। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हवा बदल रही है। इस तरह से एक समय था यही जी न्यूज, हमेशा 24 घंटे आप देखो तो सिर्फ बीजेपी और मोदी जी इतना ही वो दिखाते थे, लेकिन आज उनके एंटी जा रहे हैं। लोगों के सेंटीमेंट्स वो समझ गए हैं कि अभी ये सब नहीं चलने वाला, इसलिए वो जो आज है, इसलिए कहते हैं सर पत्रकारिता को कहा जाता है कि ये चौथा स्तंभ है इस देश का, वो अभी जागृत हो रहे हैं। और वो उनके स्तंभ में रिपेयर की जरूरत है, क्रैक पड़ गए सर वो पिलर में, सर वो पिलर में क्रैक, वो क्रैक फिलर की जरूरत है, वाटर प्रूफिंग की जरूरत है, जरा कंक्रीट वगैरह वो लगाने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक चैनल है जो हेलीकॉप्टर लेके जाता है हर जगह पे, वो डेंट, शायद वो डेंट में कुछ मरम्मत हो गई होगी जी, जो जनता के सेंटीमेंट्स है। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जब जाते हैं कहीं, बहुत जगह के वीडियोस आ रहे हैं जहां पर वो लैंड करते हैं तो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक, ऐसा करके बोलते हैं वापस जाओ। ये क्या हो रहा है? ये तो पहले कभी हुआ नहीं है। इनफैक्ट लोगों का गुस्सा जो है वो बीजेपी के खिलाफ कम है, इनके खिलाफ ज्यादा है। इसको जरा एक्सप्लेन किया जाए प्लीज। सर ये जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय एक हम नारा सुनते थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक जी। ये उसी तरह से अभी नारा चल रहा है, गोदी मीडिया गो बैक, गो बैक। तो अभी ये समझिए कि जनता जो है अब वो विद्रोह के भी मूड में है सर, वो खुद चेंज चाहती है। उनको समझ में आता है कि कौन सा चैनल हमारी बात पूरी तरह से दिखाता है, हमारी बात रखता है, और कौन सा चैनल सिर्फ मोदी जी की जय जयकार करता है। इसलिए जो आज हमारे देश की जनता है, जहां उनको गलत दिखाई देता है तो वहां आवाज उठाती है। मणिशंकर जी, मोदी जी का कहना है कि मेरा मिशन है विकसित भारत, आई एम टोटली समर्पित हूं विकसित भारत, मगर ऑपोजिशन इंडिया अलायंस का मिशन है मिशन कैंसल। मैं जो भी करता हूं, आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, CAA हो, NRC हो, और जितने अच्छे काम मैं करता हूं, मगर इंडिया अलायंस का यह कहना है कि आपने जो भी किया, हमारा मिशन है उसको कैंसिल करना। हम आर्टिकल 370 पर उसको वापस लेके आएंगे। राम मंदिर पे राहुल गांधी जी ने इनफॉर्मली जो सुनने में आया है, स्वामी जी बोल रहे हैं कि राहुल जी ने कहा कमीशन बिठा के सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग को ओवरटर्न करेंगे। शरद पवार साहब बोले कि CAA पे हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे, NRC पे सोचेंगे, विचार करेंगे, UAPA में सोचेंगे, विचार करेंगे। तो ये मणिशंकर जी क्या सच है जो मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस अगर पावर में आया तो उनका है मिशन कैंसिल, मैंने जो भी देश हित में काम किया वो पूरा उसको उल्टा करेंगे? चौहान साहब। सर मेरा तो साफ साफ मानना है कि अगर कोई भी बिल अगर पास होता है तो उसको देखा जाना चाहिए कि इसमें कितनी संजीदगी के साथ में उस बिल को पास किया है। अभी जो नई सरकार आती है वो उसका भी काम होता है, उसका भी उत्तरदायित्व होता है कि जो बिल पास किए गए हैं ये जल्दबाजी में तो पास नहीं किए गए हैं। अगर जल्दबाजी में अगर ये पास किए गए हैं तो इसमें फिर से कुछ सुधार करके उसको कैसे हम लोग देश हित के लिए, इस देश की जनता के हित के लिए
उसमें सुधार कर सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। और हमेशा मैं सुनता आया हूँ, मोदी जी कहते हैं विकसित भारत मुझे बनाना है, विकसित भारत मुझे बनाना है। तो पिछले 10 साल से सर वो सत्ता में है, अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने भारत को कैसे विकसित किया। वो आज तक वो उसके बारे में, विकास के बारे में कोई बात ही नहीं कहते। वो बात करते हैं कि पिछले 70 सालों में देश में ये नहीं हुआ, और अपने 10 साल के कार्यकाल की बात नहीं करते, आने वाले 30 सालों की बात करते हैं कि इसमें हम लोग ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे। अब मैं हमेशा से सुनता हूं, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। अगर नहीं कुछ किया कांग्रेस ने, तो जो आपने इस देश की संस्थानें बेची है, वो क्या आप दहेज में लेके आए थे जो आप बेचने का काम कर रहे हो? एक तरफ आप कांग्रेस पे सवालिया निशान उठाते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और जो कांग्रेस ने उस समय जो संस्था ने बनाई थी उसको बेचने का काम आप कर रहे हो। आप संस्था ने बेच बेच के देश चला रहे हो, ये कितने दिन चलेगा? अरे विकसित भारत के लिए कुछ जो योजनाएं है वो भी तो इस देश के सामने में रखिए, पटल पे रखिए, ताकि देशवासी को समझ में आए। मोदी जी को तो अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक हमारे युवाओं को हम रोजगार नहीं देंगे तो हमारा देश विकसित नहीं होगा। जब तक किसानों को हम उनकी आय के हिसाब से पैसा नहीं देंगे, उनकी फसल के हिसाब से पैसा नहीं देंगे, तो हमारा देश विकसित नहीं होगा। जब तक हमारे देश की माता बहनें सुरक्षित नहीं रहेगी, तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगा। ये बात मोदी जी करते ही नहीं है। मोदी जी का चौहान साहब, जो आप बात बता रहे हैं, आज की तारीख में महाराष्ट्र में, फॉर एग्जांपल मराठवाड़ा में थोड़ा बहुत हिस्सा है, वेस्टर्न महाराष्ट्र का भी, और विदर्भ में, खानदेश में, इन तीनों जगह पर तो ये बात बिल्कुल लागू होती है। यहाँ पर बहुत बुरी तरह सूखा पड़ा है, वाटर टेबल नीचे चला गया है, किसानों के पास पानी नहीं है, एमएसपी मिल नहीं रहा है, जो किसानों की आत्महत्या है वो चरम सीमा पर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या रूरल महाराष्ट्र में, ग्रामीण महाराष्ट्र में, क्या इसका प्रभाव बीजेपी के खिलाफ और आज की तारीख में जो लोग सत्ता में हैं उनके खिलाफ पड़ेगा? क्या पूछ रहा हूँ। 100% पड़ेगा सर, पड़ेगा नहीं, पड़ गया। जो आपने देखे 3 चरण जो हुए उसमें पूरी तरह से नकार दिया है बीजेपी को। ये तो बीजेपी की बौखलाहट है, जो बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, 400 पार। लेकिन इस देश की जनता ने, हमारे महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार सिर्फ और सिर्फ तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तो ये परिस्थिति आज बीजेपी की महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में सर। और अभी ये सिर्फ जो इतनी जोर से सीना तान के जो बात करते हैं कि 400 पार, 400 पार, ये कुछ ही दिनों की बात है। ये एक अपना डर है जो जाहिर नहीं करना चाहते हैं मोदी जी। इसलिए जब भी वो कोई झूठ बोलते हैं तो बहुत जोर के साथ में बोलते हैं, इसलिए वो हमेशा नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार। मणिशंकर जी, अब मोदी साहब ने हाल ही में उद्धव ठाकरे जी का बहुत प्रेस किया। उन्होंने बोला कि उद्धव जी जब भी तकलीफ में रहेंगे, सबसे पहला मैं वो व्यक्ति हूं जो मदद के लिए पहुंचेगा। मेरा बाला साहब ठाकरे जी का बहुत मुझ पर उपकार है, मैं कभी जिंदगी भर उसको वापस ये नहीं कर पाऊंगा, भरपाई नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने कहा कि मगर उद्धव जी उनके साथ खड़े हैं जो औरंगजेब के तारीफ कर रहे हैं, जो सावरकर का आलोचना करते हैं। ये उद्धव जी के बारे में कहा। और शरद पवार साहब के बारे में कहा कि पवार साहब का फूटना वो घर का झगड़ा है, वो फैमिली डिस्प्यूट है। पवार साहब अपने पुत्री मोह में पार्टी उनको सौंपना चाहता है, मगर अजीत पवार जो उनके नेव्यू है, मेहनती है, कुशल है, मेहनत करने वाला, काम करने वाला, जो संगठन को जोड़ने वाला, संगठन संगठित करने वाला अजीत पवार जी, उनको दरकिनार करने वाले थे। तो ये पुत्री मोह में ये सब हुआ है। तो ये दोनों चीज को आप कैसे देख रहे हो? एक तरफ लियोड़ कर रहे हैं उद्धव जी को, और दूसरे पवार साहब को जो है स्टेटस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसी से तो साफ साफ मोदी जी का दोगलापन दिखाई देता है। एक तरफ वो कहते हैं कि जब कभी भी उद्धव ठाकरे जी मुसीबत में होंगे तो सबसे पहला उनके लिए मैं ही मददगार होऊंगा, सबसे पहले मैं उनके लिए मदद करने आऊंगा। ये एक तरफ ये चेहरा उनका देख लीजिए, और दूसरी तरफ वो चेहरा देख लीजिए जब शिवसेना तोड़ी जा रही थी तो उस समय मोदी जी ने क्या सपोर्ट किया उद्धव ठाकरे जी को। उन्होंने तो पूरी जोर शोर के साथ में शिवसेना को तोड़ा। तब ये कहां पर चली गई थी उनकी उद्धव जी के बारे में सहानुभूति? सर, ये साफ साफ दिखाई देता है कि मोदी जी समझ गए, वो अपना जो दरवाजा है वो खुला रखना चाहते हैं कि कल अगर जरूरत पड़ेगी
तो मैं उद्धव जी से कहूंगा कि उद्धव जी आप आ जाइए, मैंने तो आपके लिए इतना अच्छा कहा था। और दूसरी तरफ जो हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार जी के बारे में जो कहते हैं मोदी जी, ये वही मोदी जी है जो कहते थे कि मैं आदरणीय पवार साहब की उंगली पकड़ के राजनीति करने लगा। तो अब ये जो मोदी जी कहते हैं कि पुत्री मोह की वजह से पार्टी टूटी है, ये तो सरासर गलत है। अगर पुत्री मोह अगर इतना ही आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब को होता, तो जब हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विधायक थे, उसी समय आदरणीय पवार साहब माननीय सुप्रिया ताई को मुख्यमंत्री बना चुके होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस समय भी हमारे अजीत दादा को प्राधान्यता दी उन्होंने, हमारे कुछ मंत्रालय हमारी तरफ ज्यादा बढ़ा लिए, वो कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद दे दिया उस समय। और हमेशा जो एलिगेशन करते हैं पुत्री मोह, तो मुझे बताइए सर, अगर पुत्री मोह होता तो हमारी सरकार केंद्र में भी थी, उस समय भी सुप्रिया ताई थी, तो उनको प्रफुल्ल पटेल की जगह नहीं मंत्री बना दिया जाता था क्या? ये तो सरासर अपनी जो आपने जो पाप किए है उसका ठिकरा आप किसी और पे फोड़ना चाहते हो, इसलिए तो घर सर, घर में आपने आप जो लड़ाई बात कराना कही, चाहते मणिशंकर चौहान साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जो बात कही जी। और क्योंकि आपने नाम लिया इसलिए पूछ रहा हूँ। आज की तारीख में हमारे बड़े अच्छे मित्र, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, आदरणीय सम्माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब, उनकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही सर, उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है। क्या हो गया? मतलब ही इज द फॉरगॉटन मैन, व्हाट हैज हैपेंड? सर अगर मुझसे पूछा जाए ना साफ साफ, तो मैं कहूंगा अगर सबसे ज्यादा अगर फायदे में कोई है तो वह है हमारे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब। वो कैसे? बोलिए सर, कैसे? अभी वो ऐसे है कि सर, अभी जब हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस जब स्प्लिट हुई, दो फड़ हो गए, इसमें एक अजीत दादा की तरफ में चले गए, आदरणीय पवार साहब की तरफ में रह गए। जब राज्यसभा पे जाने का टाइम आया सर, तो उस समय किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका न देते हुए प्रफुल्ल पटेल साहब ने अपने आप को वहां पर राज्यसभा पे भेज दिया, जबकि उनका 3 साल का कार्यकाल राज्यसभा का बाकी था जी। अब इसका मतलब क्या हो गया सर कि 6 साल के लिए तो वो सांसद बन गए। अभी अजीत पवार साहब की पार्टी रहे ना रहे, उससे क्या लेना देना है सर। और आज जो एज प्रफुल्ल पटेल साहब की है, तो ये आज की एज और 6 साल पकड़ लीजिए सर, वो समय तो रिटायरमेंट का होता है, तो वो सांसद होते हुए रिटायर हो जाएंगे सर उस समय। इसलिए सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई रहा है तो वो है हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब। और ये भी हो सकता है, जिस प्रकार आपने अभी कहा, 2 चीजें आपने कही हैं, अगर मैं गलत हूं तो उसको सुधार कर दें। नंबर 1, हो सकता है कि बाकी ज्यादातर लोग जितने भी अजीत दादा के साथ गए हैं, इस चुनाव के बाद शायद वापस आ जाएं शरद पवार साहब के साथ। शरद पवार साहब का दिल बहुत बड़ा, सबको माफ कर देंगे, मतलब। और उन सब लोगों को कन्विंस करने के लिए, उनको परसुएट करने के लिए, उनको मनाने के लिए प्रफुल्ल पटेल साहब तो हैं ही, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि आदरणीय सम्माननीय उद्धव ठाकरे साहब के लिए जो दरवाज़ा छोड़ा सा, जो खोला है उन्होंने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो संदेश दिया जा रहा है एकनाथ शिंदे साहब को कि भैया ज़रा समझ जाओ, ऐसा नहीं है कि हम उद्धव जी के साथ हाथ नहीं मिला सकते? क्या ये संदेश है? सर, बीजेपी की हमेशा से नीति रही है यूज एंड थ्रो की। जितनी आपकी जरूरत होती है उतना बीजेपी आपको यूज करती है, और जब आपको बीजेपी को समझ में आता है कि बस इससे अभी अपना काम हो गया, इससे अब आगे अपना काम होगा नहीं, तो हटा देने का काम करती है। इसलिए जो उद्धव ठाकरे जी के बारे में जो मोदी साहब ने कहा है, तो वो एक थोड़ी सी सिंपैथी भी लेने के चक्कर में कि देखो मैं तो उद्धव जी के साथ में हूँ, मुझे नाहक बदनाम किया जा रहा है। मैं आज भी उद्धव जी को कहता हूँ कि आप जब भी खतरे में आएंगे तो सबसे पहले मैं आपकी मदद के लिए आगे खड़ा रहूंगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने बोला, अगर आपको कोई व्यक्तिगत मुश्किल है तो पर्सनल, अगर कोई मुश्किल। हाँ सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर जब ऐसा मोदी जी को लगता है कि उद्धव ठाकरे जी एक व्यक्तिगत परेशानी में है, तो जब उद्धव ठाकरे जी की जब पार्टी टूट रही थी तो उस समय क्या उद्धव ठाकरे जी परेशानी में नहीं थे? उस समय मोदी जी को दिखाई नहीं दिया क्या? उस समय तो बड़े जोर शोर से मुंबई टू सूरत टू गुवाहाटी टू गोवा टू मुंबई, ये सब दौर चल रहा था। और होटल कौन मैनेज कर रहा था सर? उसमें तो पिक्चर बननी कौन मैनेज कर रहा था? उसमें तो पिक्चर। आज जितेंद्र आवाड जी ने बहुत स्टार्टलिंग एक प्रेस को रिलीज दिया कि बाबा ये देखो, इलेक्शन कमीशन का जो स्टैटिस्टिक्स है 10 दिन पहले का और अभी का टोटली चेंज है।
अलग अलग है। जैसे 3% चेंज इन परसेंटेज ऑफ वोटिंग में स्थिरता नहीं है। तो ये इसका आलोचना पहले जितेंद्र आव्हाड जी ने किया, फिर संजय राउत जी ने ज्वाइन किए, तो अलग। बट फडणवीस जी का कहना है कि देखो ये हारने का संकेत है, हार निश्चित है इसलिए बहाना बना रहे। ना हाउ डू यू सी दिस? ये बहुत सरप्राइजिंग है। वही स्टैटिस्टिक्स जो सामने आए वो चौंकाने वाले स्टैटिस्टिक्स है। हाउ कैन इट चेंज? सर ये तो सच में चौंकाने वाली ही बात है। एक तरफ जहां आपका चुनाव आयोग कहता है कि आज हमारे फॉर एग्जांपल 60% वोटिंग हुआ है, और 11 दिन के बाद में उसको बोलता है कि 64-65% वोटिंग हुआ है, तो इसमें से तो आपको समझ में आता है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है, इसका फायदा किसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्या किया जा रहा है। लेकिन फिर भी उसके बाद में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं सर कि अगर ये जो 3%, 4%, 5% जो बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं ना, ये मार्जिन आज के डेट में फिर भी इतनी ज्यादा होगी कि ये वो 4%, 5% वोटिंग भी इनको नहीं बचा पाएगी। जो ठीक है, जो पहले 2 लाख की वोटों से हारने वाले थे, वो आज क्या होगा, 60-70 हजार की वोटों से हारेंगे, लेकिन हारेंगे जरूर, बीजेपी हारेगी जरूर सर। राइट, थैंक यू सो मच सर। मणिशंकर चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बारामती। I think that has become the crucial constituency of Maharashtra at the moment. We will know which way the wind is blowing when we get proper ground reports from there. Thank you so much, sir. Manishankar Chauhan sir, namaskar. थैंक यू सर, नमस्कार। Well, you know, if Supriya Sule wins from Baramati, oof, that'll be it. That means Sharad Pawar is back. That means Sharad Pawar is back. That'll be it.